वेलकम प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में बच्चों हम शाम एक किसान पाठ पढ़ने वाले हैं। यह हमारी एक कविता है। आज हम इस कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहले हम इसका सारांश पढ़ेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि इस कविता के लेखक कौन हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कौन है इसके लेखक? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। सबसे पहले हम इसको सार को पढ़ेंगे, फिर आगे हम कविता पढ़कर उसके अर्थ को जानेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपनी कविता यानी कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने जो अपनी कविता लिखी है शाम एक किसान में शाम के समय का बड़ा ही मनोहर वर्णन यानी कि बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। शाम का प्राकृतिक दृश्य वो बहुत ही सुंदर है। इस दौरान यानी कि उस समय में पहाड़ बैठे हुए किसान के जैसा दिखाई दे रहा है। यानी कि जो पहाड़ है वो कैसा लग रहा है, जैसे कोई किसान बैठा हुआ है। आकाश उसके माथे पर बंधे एक साफे की तरह दिख रहा है। यानी कि जो ऊपर आकाश है पहाड़ के ऊपर वो कैसा लग रहा है कि जैसे किसान ने यानी कि पहाड़ ने कोई पगड़ी पहन रखी हो। पहाड़ के नीचे से जो नदी बह रही है वो ऐसी लग रही है कि जैसे किसान ने अपने पैरों पर चादर ओढ़ रखी हो। पलाश के पेड़ों पर खिले यानी कि पलाश एक पेड़ का नाम है बच्चों। पलाश के पेड़ों पर जो लाल रंग के फूल खिले हुए हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे अंगीठी में रखे अंगारों की तरह दिखाई दे रहे हैं। फिर पूर्व दिशा में गहराता अंधेरा भेड़ों के झुंड जैसा लगता है और अचानक फिर मोर बोलने लगते हैं। सब बदल जाता है और शाम ढल जाती है। देखो बच्चों इसमें हमें क्या बताया है कि जो हमारी शाम है यानी कि जो हमारे सुबह और रात दोपहर और रात के बीच का जो समय होता है उसको हम क्या बोलते हैं? शाम बोलते हैं। और जो शाम के समय जो हमारा वो शाम का समय वो कैसा लग रहा है? एक किसान के जैसा लग रहा है। यानी कि शाम का वर्णन किसान से किया गया है। इसमें जो पहाड़ है वो तो एक किसान के जैसा दिखाई दे रहा है और पहाड़ के ऊपर जो आकाश है आकाश तो ऐसा लग रहा है जैसे किसान अपने सर पर पगड़ी पहनता तो ऐसे ही पहाड़ ने आकाश रूपी पगड़ी अपने सर पर पहन रखी हो। और जो पहाड़ के नीचे से नदी निकलती है वो ऐसी लग रही है कि जैसे किसान ने अपने पैरों पर चादर ओढ़ रखी हो। और जो पलाश के पेड़ हैं पलाश के पेड़ों पर किस रंग के फूल होते हैं बच्चों? लाल रंग के फूल होते हैं और वो अंगीठी में रखे अंगारों की तरह दिख रहे हैं। और पूर्व दिशा में गहराता अंधेरा भेड़ों के झुंड जैसा लगता है। यानी कि पूर्व दिशा में जो एकदम अंधेरा हो जाता वो ऐसा लग रहा है जैसे कि भेड़ों का झुंड हो। और अचानक से मोर बोलने लगता है, सब बदल जाता है और शाम ढल जाती है। ये था बच्चों हमारा सार। चलिए अब हम आगे कविता को पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नहीं चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी सी। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। ये था बच्चों हमारा पदार्थ, कुछ पंक्तियाँ। सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दों को पढ़ेंगे, फिर हम इसके अर्थ को जानेंगे। साफा का मतलब है सर पर बांधने वाली पगड़ी। चिलम का मतलब है हुक्के के ऊपर रखने वाली वस्तु। यानी कि जो हुक्का होता है ना बच्चों जो गाँवों से रिलेट करते हैं उन्होंने देख रखा होगा कि एक हुक्का होता है उसके ऊपर चिलम को रखते हैं और उसमें हम आग डालते हैं। चादर से यानी कि चादर के समान, जिस चादर को हम ओढ़ते हैं ना तो चादर के समान। दहक रही है का मतलब होता है बच्चों जल रही है। और पलाश एक पेड़ का नाम है, एक प्रकार का पेड़ है जिस पर लाल रंग के फूल खिलते हैं। और सिमटा का मतलब है दुबका हुआ और गल्ले सा मतलब है समूह के समान। ये थे हमारे कुछ कठिन शब्द। अब बच्चों कुछ पंक्तियाँ पढ़ते हैं और इनके अर्थ को जानते हैं। चलिए बच्चों शुरू करेंगे। आकाश का साफा बांधकर
जैसे कि आपको पता है, हमने शाम का वर्णन किससे किया था? किसान से। यानी कि जो पहाड़ है वो एक किसान के जैसा दिखाई दे रहा है, और जैसे किसान अपने सर पर पगड़ी पहनता है, ऐसे ही जो पहाड़ के ऊपर आकाश है वो ऐसा लग रहा है जैसे आकाश ने अपने सर पर कोई पगड़ी पहन रखी हो। सूरज की चिलम खींचता और जो पश्चिम दिशा से जो सूरज की लालिमा है वो ऐसी लग रही है जैसे कि कोई चिलम जल रही है। बैठा है पहाड़, और पहाड़ एक किसान के जैसा बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, और जो पहाड़ के नीचे से, जो यहाँ पर नहीं है बच्चों, नदी आएगी, और जो पहाड़ के नीचे से नदी बह रही है वो ऐसी लग रही है जैसे किसान ने अपने घुटनों पर चादर ओढ़ रखी हो। पास ही दहक रही है और पास से ही जल रही है, जलने की बू आ रही है, यानी कि कोई जलन दिखाई दे रही है। और जो पलाश के पेड़ है, यानी कि जो वो पलाश का पेड़ है जिस पर लाल रंग के फूल खिले हैं जंगल में, वो एक अंगीठी के जैसा दिखाई दे रहा है कि जैसे अंगीठी में अंगारे जल रहे हों। अंधकार दूर पूर्व में, और फिर पूर्व की दिशा में से अंधकार हमें दिखाई दे रहा है, वो ऐसा लग रहा है जैसे कोई भेड़ों का झुंड हो। ये था हमारा बच्चों एक पद। सबसे पहले अब हम इसके भावार्थ को पढ़ेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपनी कविता शाम एक किसान की, यानी कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने जो अपनी कविता लिखी है शाम एक किसान, इन पंक्तियों में शाम होने के समय प्राकृतिक दृश्य का बड़ा ही मनोहर वर्णन कर रहे हैं। उनके अनुसार शाम के समय, यानी कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के अनुसार शाम के समय पहाड़ किसी बैठे हुए किसान की तरह दिखाई दे रहा है, यानी कि पहाड़ ऐसा लग रहा है जैसा कोई किसान बैठा हुआ है, और आसमान उसके सर पर रखे किसी पगड़ी की तरह, जैसे किसान अपने सर पर पगड़ी पहनते हैं ऐसे ही पहाड़ के ऊपर जो आकाश है वो भी ऐसा लग रहा है कि पहाड़ ने अपने सर पर कोई पगड़ी पहन रखी हो। पहाड़ के नीचे से जो नदी बह रही है वो ऐसी लग रही है जैसे किसान ने अपने घुटनों पर चादर ओढ़ रखी हो। पलाश के पेड़ों पर खिले, और जो पलाश के पेड़ों पर लाल रंग के फूल खिले हैं वो अंगीठी में जलते अंगारों की तरह हैं दिख रहे हैं। पूर्व में जब अंधेरा, जो फैलता हुआ अंधेरा है वो सिमट भेड़ी, यानी कि भेड़ों की तरह प्रतीत हो रहा है। पश्चिम दिशा में मौजूद सूरज चिलम पर रखी आग की तरह लग रहा है, और चारों तरफ एक भावनात्मक शांति छा गई है। ठीक है बच्चों, चलो अब हम दूसरा पद स्टार्ट करते हैं। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम ओंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम आंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। देखो बच्चों, ये था हमारा दूसरा पद। चलिए इसको भी हम समझते। अचानक बोला, यानी कि इस पद में, इस कविता में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने शाम एक किसान के इस पद्यार्थ में शाम के मनोहर सन्नाटे के बंग होने का वर्णन किया गया। चारों तरफ छाई शांति के बीच, यानी कि चारों तरफ बिल्कुल शांति छाई हुई है, और उसी के बीच अचानक से एक मोर बोलता है मानो हमें कोई बुला रहा हो। यानी कि जो मोर बोलता है तो मोर की जो आवाज़ है वो हमें ऐसी लग रही है जैसे कोई हमें पुकार रहा हो। सुनते हो, फिर सारा दृश्य, और फिर जो सारा दृश्य है वो किसी घटना में बदल जाता है, यानी कि एकदम से सब कुछ बदल जाता है। जैसे सूरज की चिलम किसी ने उलट दी हो, यानी कि सूरज की जो चिलम है वो किसी ने पलट दी हो, और जलती आग बुझने लगी हो और धुआं उठने, और जो आग जली हुई थी वो बुझ गई है और धुआं उठने लगा है। और इसी के साथ हम देखते हैं क्या हुआ, जैसे हमारा सूरज डूब जाता है और एकदम से बिल्कुल अंधेरा, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। चलिए बच्चे एक बार इसके भावार्थ को पढ़ेंगे। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने अपनी कविता शाम एक किसान के इस पद्यांश में शाम के मनोहर सन्नाटे के बंग होने का वर्णन किया है।
चारों तरफ छाई शांति के बीच, यानी कि चारों तरफ बिल्कुल शांति छाई हुई है और फिर एकदम से अचानक से मोर बोल पड़ता है, जैसे मानो हमें कोई बुला रहा हो, सुनते हो। और जो फिर सारा दृश्य है वो किसी घटना में बदल जाता है, जैसे सूरज की चिलम किसी ने पलट दी हो और जलती हुई आग बुझने लगी हो, धुआं उठने लगा हो। और असल में क्या होता है, अब सूरज डूब रहा है और चारों तरफ अंधेरा छाने लगता है। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी कविता। इसको हमने पढ़ लिया है और अच्छे से समझ लिया है। अब बच्चों हम कविता से संबंधित प्रश्नों को करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कविता से प्रश्नों में हमारा पहला प्रश्न है, इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है, यानी कि जिस कविता में जो शाम का दृश्य है उसका वर्णन एक किसान के रूप में किया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपता की जोड़ी बनाई गई है, उन्हें उपमा कहते हैं। जिसमें एक रूपता की जोड़ी बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, उपमा कहते हैं। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए, पहली एक रूपता किस, आकाश और साफे में, और कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। तो इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी हो। अब आप दूसरी, चौथी और 5वीं एक रूपता को खोजकर लिखो। चलिए बच्चों उत्तर पढ़कर जानते हैं। पहली और तीसरी तो हमने पढ़ ली। पहली कौन सी थी, आकाश का साफा, और दूसरी है चिलम सूरज से, यानी कि चिलम कैसी है, सूरज के जैसी है, और आकाश कैसा है, साफे जैसा है। और तीसरा है नदी चादर सी, यानी कि नदी कैसी है, चादर सी है। और चौथी एक रूपता है अंगीठी पलाश की फूलों से, और जो अंगीठी कैसी है वो पलाश के फूलों सी है। 5वीं है अंधकार भेड़ों के गले सा, और जो अंधेरा कैसा लग रहा है, जैसे कि भेड़ों का झुंड हो। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर। शाम का समय, यानी कि शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताएं। इसमें पहला है शाम कब से शुरू हुई, दूसरा है शाम से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा, और इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए। पहला है हमारा शाम कब से शुरू हुई, तो शाम 6 बजे से शुरू हुई। तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा, यानी कि 6 बजे तो शुरू हुई थी, तो कितना समय लग गया सूरज को डूबने में, करीब 1 घंटा लग गया। इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए, तो इस बीच आसमान में लाल रंग और कुछ देर बाद पीले रंग में परिवर्तन हो गया, यानी कि पहले तो कुछ लाल रंग का था, फिर धीरे धीरे पीला हो गया, और कुछ देर बाद सूरज है जो आसमान से गायब हो गया और चारों ओर अंधेरा छा गया। यानी कि पहले तो क्या हुआ, जो लाल रंग था वो पहले थोड़ा, फिर बाद में पीला हो गया, और फिर उसके बाद सूरज है जो आसमान से गायब होकर और चारों तरफ अंधेरा छा गया। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 3 पर। मोर के बोलने पर कवि को लगा जैसे किसी ने कहा हो सुनते हो, जैसे कि मोर के बोलने की आवाज़ आई तो कवि को लगा कि जैसे कोई बोल रहा है, सुनते हो। नीचे दिए गए पक्षियों की बोली सुनकर उन्हें भी 1 या 2 शब्दों में बांधिए। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। कबूतर, कौवा, मैना, तोता, चील और हंस। कबूतर, कौवा, मैना, तोता, चील और हंस। कबूतर, भाई खत ले लो। कौवा, सुनते हो घर में मेहमान आने वाले हैं। जैसे कि कबूतर का क्या मतलब है कि वो हमें चिट्ठी देने आते हैं। कौवा, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हमारे घर की छत पे कौवा बोल रहा है तो हमारे घर पे कोई आएगा, तो कौवे से क्या है कि घर में मेहमान आने वाले हैं। मैना, कैसे हो। तोता, राम राम भाई। और जो चील है वह देखो नीचे क्या पड़ा है। और हंस, मेरी तरह शांत और
स्वच्छ रहो, यानी कि हंस हमें क्या बताता है कि तुम मेरी तरह शांत और स्वच्छ रहो। ये थे हमारे कविता के प्रश्न। आगे करते हैं बच्चों कविता से आगे के प्रश्न, और उसमें हमारा पहला प्रश्न है, इस कविता को चित्रित करने के लिए किन किन रंगों का प्रयोग करना होगा। इस कविता को चित्रित करने के लिए हमें पीला, भूरा, लाल, सफ़ेद, काला, हरा आदि अनेक रंगों का प्रयोग करना पड़ेगा। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर। शाम के समय से क्या करते हैं पता लगाइए और लिखिए, यानी कि शाम के समय में क्या करते हैं पता लगाइए और लिखिए। पक्षी, खिलाड़ी, फल वाले, माँ, पेड़ पौधे, पिताजी, किसान, बच्चे। ये हमें कुछ शब्द दिए गए तो बताना। जैसे पक्षी है, पक्षी शाम के समय क्या करते हैं। खिलाड़ी हैं, वो शाम के समय क्या करते हैं। फल वाले शाम के समय क्या करते हैं। माँ शाम के समय क्या करती है। पेड़ पौधे शाम के समय क्या करते हैं। पिताजी क्या करते हैं। किसान क्या करते हैं। और बच्चे शाम के समय क्या करते हैं। हमें कुछ शब्द दिए गए हैं तो हमें इन सभी का बताना कि ये शाम को क्या क्या करते हैं। सबसे पहले आता है बच्चों पक्षी। पक्षी अपने घोंसले की ओर लौटने लगते हैं, यानी कि पक्षी जहाँ इधर उधर उड़ के गए हुए हैं आकाश में तो वो अब अपने घोंसले की ओर आने लगते हैं। फिर है पेड़ पौधे, शांत खड़े रहते हैं कि मानो आराम कर, जैसे दिन भर हवा चलती है और फिर रात को जैसे हवा रुक गई है तो वो जो पेड़ पौधे हैं वो बिल्कुल शांत खड़े रहते हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कि ये आराम कर रहे हैं। खिलाड़ी खेल ख़त्म कर विश्राम करने लगते हैं, यानी कि अपने खेल को समाप्त कर विश्राम करने लगते हैं। पिताजी ऑफिस से घर लौटते हैं। फल वाले बेचे हुए फल जल्दी बेचकर घर जाना, बचे हुए फल जल्दी बेचकर घर जाना चाहते हैं, यानी कि जो उनके बचे हुए फल हैं वो उन्हें बेचकर घर जाना चाहते हैं। किसान खेतों से अपने घर को लौटती है और माँ मंदिर में दिया जलाने जाती है। ये था हमारा प्रश्न नंबर। और जो बच्चे हैं वो खेल में मगन रहते हैं, यानी कि शाम को खेल कूद करते हैं, खेलने जाते हैं। ये था हमारा प्रश्न नंबर 2। अब है प्रश्न नंबर 3। हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत ने संध्या का वर्णन इस प्रकार किया है। संध्या का झुटपुट, बांसों का झुरमुट है, चहक रही चिड़िया टीवीटी टुट टुट। ऊपर दी गई जो हमने कविता पढ़ी है ये सर्वेश्वर दयाल जी की कविता में आपको क्या मुख्य अंतर लगा, यानी कि जो हमने कविता पढ़ी है उस पंक्तियों में और इन पंक्तियों में आपको क्या अंतर लगता है। सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी कविता में संध्या का दृश्य चिड़ियों के माध्यम से दिखाया है, वही सर्वेश्वर दयाल जी ने संध्या का जो दृश्य है वो किसान के माध्यम से दिखाया है। यानी कि जो हमने ऊपर कविताओं ने तो संध्या यानी कि जो शाम का समय वो तो चिड़ियों के माध्यम से दिखाया है, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने संध्या का यानी कि जो शाम का दृश्य वो किसान के माध्यम से दिखाया है। यदि इन दोनों की कविताओं में इसलिए इन दोनों की कविताओं में कुछ अंतर हैं। ये थे हमारे कविता से आगे के प्रश्न। अब हम करेंगे अनुमान और कल्पना के प्रश्न, और उसमें हमारा पहला प्रश्न है, शाम के बदले यदि आपको एक कविता सुबह के बारे में लिखनी हो, यानी कि ये तो हमने शाम के समय में पढ़ी है, लेकिन यदि आपको यही कविता अगर सुबह के बारे में लिखनी हो तो किन किन चीज़ों की मदद करके अपनी कल्पना को, किन किन चीज़ों की मदद लोगे, क्या क्या आप उस कविता में बताओगे, तो आप उस कल्पना को व्यक्त करेंगे। नीचे दी गई पंक्तियों के आधार पर सोचिए। पेड़ों के झुनझुने बजने लगे, लुढ़कती आ रही है सूरज की लाल गेंद, उठ मेरी बेटी सुबह हो गई, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अब देखो ये कुछ है। इस दूर पूर्व उत्तर में किरणों ने, यानी कि जो उत्तर की तरफ है, जो पूर्व में दूर पूर्व आकाश में किरणों ने सिंदूरी कालीन बिछाया है, आने वाले हैं दिनकर, और सोया जग जगने वाला है, तो प्रकट हो गए बाल अरुण, एक नया सवेरा आया है, नई उमंगों आशाओं संग नया दिवस एक आया है,
अयोध्या ने अंधकार अल्लास को दूर भगाया है, रवि की अग्नि और तेजी से हर कण कण जगमगाया है। ये थी हमारी बच्चों सुबह की कविता। एक बार चलो इसको समझते हैं। दूर पूर्व आकाश में, यानी कि दो दूर है, जो हमसे बहुत दूर है, पूर्व दिशा में आकाश में कुछ किरण दिखाई दे रही हैं। सिंदूरी कालीन बिछाया, और जैसे कि वो लाल लाल दिखाई देता है ना, तो ऐसा लग रहा है कि एक सिंदूर के रंग जैसा कोई कालीन बिछाया है। और आने वाले हैं, दिनकर हम किसको बोलते हैं? सूरज को। और सूरज आने वाले हैं। और सोया जग जगने वाले हैं, यानी कि जो सब लोग सोए हैं वो सब उठने वाले हैं। तो प्रकट हो गए बाल अरुण, और बाल अरुण प्रकट हो गए हैं, और उससे एक नया सवेरा हो गया है। नई उमंगों और आशाओं के संग एक नया दिन आया है। और जो अयोध्या ने अंधकार को और अल्लास को दूर भगा दिया है, और सूरज की अग्नि से और तेज से हर कण कण है जो सब जगमगा गया है। ये थे हमारे अनुमान और कल्पना का प्रश्न। अब करेंगे बच्चों भाषा की बात के प्रश्न, और उसमें हमारा पहला प्रश्न है, नीचे लिखी पंक्तियों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से देखिए। यानी कि जो नीचे आपको कुछ पंक्ति गई है, आप इन शब्दों को ध्यान से देखिए, यानी कि ध्यान से पढ़िए। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, पानी का पर्दा सा मेरे आसपास था हिल रहा, मंडराता रहता था एक मरियम सा कुत्ता आसपास, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, घास पर फुदकती नन्ही सी चिड़िया। इन सारी पंक्तियों को हमने पढ़ लिया। इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से कैसे शब्दों के पास हो रहा है। देखो, चादर सी, गल्ले सा, पर्दा सा, मरियम सा, छोटा सा, छोटी सी, नन्ही सी, तो इन सभी में सा और सी का प्रयोग है। वो जो आप व्याकरण की दृष्टि से बताइए कैसे शब्दों के साथ हो रहा है। इन पंक्तियों में सा सी का प्रयोग व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा और विशेषण शब्दों के साथ हो रहा है। जैसे कि चादर, गल्ला और पर्दा, ये सारे सब क्या हैं? संज्ञा हैं, जबकि मरियल, छोटा और नन्ही ये सब क्या हैं? विशेषण। जैसे कि आपको संज्ञा मैंने बताया था ना, जो किसी का नाम ही को हम संज्ञा बोलते, चादर है वो तो एक नाम है, तो वो क्या होगी? संज्ञा। और विशेषण क्या है हमारी? जिसमें किसी की विशेषता बताई गई, यानी कि जिसमें किसी के गुण, दोष, छोटा, बड़ा, काला, सफ़ेद, उल्टा, सीधा, यानी कि जिसमें किसी की भी किसी न किसी क्वालिटी के, अच्छाई के, बुराई के बारे में बताया गया, वो हमारी क्या होती है? विशेषण होती है। जैसे कि मरियल है, वो बिल्कुल मरा हुआ सा है, पतला सा है, तो वो भी इसका एक विशेषण होगी। छोटा है, जैसे मैंने बताया, छोटा, बड़ा होना, ये सब हमारे क्या होते हैं? विशेषण शब्द होते हैं। ये था हमारा प्रश्न नंबर 1। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर। निम्नलिखित शब्द का प्रयोग आप किन संदर्भ में करेंगे? शब्द से दो वाक्य बनाइए। जैसे कि औंधी, दहक और सिमटा। औंधी का मतलब तो हमने क्या पढ़ा था? उल्टा। और दहक का मतलब जलना, और सिमटा का मतलब सिकुड़ जाना। ठीक है, चलिए अब इनको हम वाक्य बनाएंगे। औंधी, मुंह के बल या उल्टा के अर्थ में। कमरे में टोकरी औंधी पड़ी है, यानी कि जो कमरे में टोकरी उल्टी पड़ी है। कोप भवन में केकैया औंधी पड़ी है, और कोक भवन में केकैया उल्टी पड़ी है, यानी कि मुंह के बल पड़ी है। दहक, प्रबल वेग होने के अर्थ में, यानी कि महेश बाबू क्रोध से दहक रहे हैं, यानी कि जल रहे हैं, प्रबल वेग हो रहे हैं। अंगीठे में आग जल रही है, यानी कि अंगीठे में आग दहक रही है। अगला है सिमटा, यानी कि सिकुड़ा हुआ के अर्थ में, समाप्त होने के अर्थ में, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? सिकुड़ा या फिर समाप्त। मोहन रजाई में सिमटा, जैसे कि हम अपने पैर को बिल्कुल मोड़ कर लेटते हैं ना, तो सिकुड़ कर लेट जाते, तो मोहन रजाई में सिमटा बैठा है। सारा सामान कमरे में सिमटा पड़ा है। जमीन खरीदने तथा घर बनाने का सारा काम सिमट गया है। ये था बच्चों हमारा प्रश्न नंबर
2। आपको समझ में आ गया होगा कि संज्ञे थे हमारे भाषा की बात के प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न में तो क्या था, हमें कुछ शब्द दिए गए थे जिसमें सा और सी का प्रयोग था। तो इसमें सा और सी कहाँ प्रयोग किए गए हैं, संज्ञा और विशेषण शब्दों के साथ प्रयोग किए गए हैं। जैसे चादर, गल्ला, पर्दा, ये सब तो क्या हमारे संज्ञा शब्द हैं, और जो मरियल है, छोटा है और नन्ही है, वो सब हमारे क्या हैं, विशेषण शब्द हैं। ऐसे ही प्रश्न नंबर 2 में हमें कुछ शब्द दिए गए हैं। एक तो हमें उस शब्द का अर्थ बताना है और उनसे 2-2 वाक्य बनाने। जैसे कि औंधी का शब्द तो हमने बताया था उल्टा, कमरे में टोकरी उल्टी पड़ी है, कोप भवन में केकैया उल्टी पड़ी है, यानी कि मुंह के बल पड़ी है। दहल प्रबल वेग होने का अर्थ है, यानी कि दहल का मतलब होता है जलना। महेश बाबू क्रोध से दहक रहे हैं, जल रहे हैं, उबल रहे हैं। अंगीठे में आग दहक रही, यानी कि अंगीठे में आग जल रही है। सिमटा हुआ यानी कि सिकड़ा हुआ, मोहन रजाई में सिमटा हुआ बैठा है। सारा सामान कमरे में सिमटा पड़ा है। और ज़मीन खरीदने तथा घर बनाने का सारा काम सिमट गया है। और यही हमारे भाषा की बात के प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। और इसी के साथ बच्चों हमारा ये पाठ भी समाप्त होता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले पाठ को करेंगे। अगली वीडियो में हम अगले पाठ के साथ मिलेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। आशा है आप सभी को ये मेरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो मुझे कमेंट करके बता सकता है, ताकि हम अगले वीडियो में इसको कंप्लीट कर सके, उसको समझ सके। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।